गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कब्ज़ा क्या है और कब्ज़ा जिसमें कि मेन जो तत्व हैं कब्ज़े के, उनके बारे में हमने बात की थी। तो मेन तत्व एनिमस और कॉर्पस, तो हमने आधा हिस्सा शुरू वाले भाग में पढ़ लिया था। हम बात करेंगे यहाँ पे धारणा की। धारणा से कब्जा धारण किए रहने की मानसिक इच्छा। किसी व्यक्ति में कब्जा किसी वस्तु पर धारण किए रहने की जो मानसिक इच्छा है वो धारणा से कहलाता है। और साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों को वस्तु के उपभोग में हस्तक्षेप करने से रोकना, अपवर्जित करना, अन्य व्यक्ति उस कब्जे में हस्तक्षेप न करे। तो ये दो बातें मिलकर यहाँ पे धारणाशय की श्रेणी में आती है। धारण करने का आशय जो कि उसको उसकी मानसिक इच्छा है धारण कर किए रहने की, और साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों को उस कब्जे से हस्तक्षेप करने की भी उसमें सामर्थ्य है। तो ये दोनों मिलकर धारणाशय कहलाते हैं। अब बात करते हैं धारणाशय के संबंध में विशेष बातें, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं धारणाशय के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है आशय न्यायोचित हो। ये आवश्यक नहीं है, हमेशा ये जरूरी नहीं है जो इंटेंशन है कब्जे का वो न्यायोचित हो। वह सदोष भी हो सकता है, यानी दोषपूर्ण कब्जा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसके ऊपर वास्तविक कब्जा हो, दोषपूर्ण कब्जा भी हो सकता है। तो आशय न्यायोचित ही हो ये आवश्यक नहीं है सदैव, वह सदोष भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चुरा लेता है और चुरा कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे हमें केवल इतना देखना है कि जिस व्यक्ति ने वस्तु को चुराया है उसका इंटेंशन गलत था चुराने का, लेकिन उसके कब्जे में है, तो यहाँ पर वो वास्तविक स्वामी से कम नहीं है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई वस्तु है जिसके ऊपर उसका फिजिकल कंट्रोल है, तो वो वास्तविक स्वामी से अपना कम अस्तित्व नहीं रखता है इस स्थिति में। ये तो फॉर एग्जाम्पल है। दूसरा, कब्जाधारी का जो दावा है अनन्य होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जो कब्जाधारी है उसका जो दावा है किसी वस्तु पर कब्जे का दावा, वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए, अर्थात अपवर्जित करने का आशय होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को उस संपत्ति पे कब्जा करने से रोकना, उसको उस कब्जे में जो उसके स्वयं के कब्जे में कोई संपत्ति है उसमें हस्तक्षेप करने से किसी अन्य व्यक्ति को रोकना, उसका आशय यहाँ पे ये चीज़ है कि कब्जादारी का जो दावा है अनन्य होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि अपवर्जित करने का उसका आशय होना चाहिए। तीसरी बात है कब्जाधारी स्वामी के रूप में वस्तु को प्रयोग करने का आशय रखे, यानी वस्तु जिस पे उसने कब्जा किया है वो कब्जाधारी स्वामी के रूप में उस वस्तु को प्रयोग करने का आशय रखे। और ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि कब्जाधारी स्वामी के रूप में वस्तु को प्रयोग करने का आशय रखे, यानी जिस पे कब्जा है उसका प्रयोग भी करे, ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पे गिरवी वस्तु पर कोई वस्तु गिरवी रखी जाती है तो उस पर गिरवीदार का कब्जा रहता है। गिरवीदार का कब्जा रखने का आशय है यहाँ पे, लेकिन कब तक? जब तक ऋण की अदायगी हो जाती है तब तक वो अभिरक्षण में रख सकता है, उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। जब ऋण की अदायगी हो जाएगी तब वो वास्तविक जो स्वामी है उसको वो लौटानी पड़ेगी संपत्ति। चौथा, कब्जाधारी की इच्छा स्वयं के लिए ही हो, ये आवश्यक नहीं है। कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति है, किसी वस्तु पर उसने कब्जा किया है, कब्जा काबिज है, तो कब्जाधारी की इच्छा स्वयं के लिए ही हो ये आवश्यक नहीं है। खुद के लिए हो ये आवश्यक नहीं है, अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकती है ये, जो उसको
इच्छा जो है धारण करने की वस्तु को, वो स्वयं के लिए न होके किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। पांचवा है कब्जाधारी का कब्जे संबंधी मानसिक आशय निर्दिष्ट हो, विनिर्दिष्ट हो, स्पेसिफिक हो, विनिर्दिष्ट हो। कब्जाधारी का कब्जे संबंधी मानसिक आशय किसी वस्तु पर किस वस्तु को धारण करने का जो मानसिक तत्व है, आशय है, वो विनिर्दिष्ट हो। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि बस इतना, ये आवश्यक नहीं है कि कब्जाधारी का कब्जे संबंधी मानसिक आशय विनिर्दिष्ट हो। ये जरूरी नहीं है कि कब्जाधारी का कब्जे संबंधी मानसिक आशय विनिर्दिष्ट हो, यह आवश्यक नहीं है। वह सामान्य भी हो सकता है, स्पेसिफिक न होके वो सिंपल भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, वो सामान्य आशय भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो व्यक्ति होता है, मछुआरा है, वो मछुआरा अपने जाल में मछलियाँ पकड़ता है और मछलियाँ पकड़ ली और मछलियों पर उसका कब्जा है। अब उसको ये पता नहीं है कि उसके जाल में कितनी संख्या में मछलियाँ पकड़ी गई हैं, कितनी मछलियों पर वो कब्जा रखता है, फिर भी यहाँ पर उसका कब्जा है। तो ये चीज़ यहाँ पे निश्चित है कि ये आवश्यक नहीं है कि कब्जाधारी का कब्जे संबंधी जो आशय है वो विनिर्दिष्ट हो, स्पेसिफिक हो, वह सामान्य भी हो सकता है। तो ये आप मछली वाला उदाहरण दे सकते हैं। अब कब्जे के प्रकार, कब्जा दो प्रकार का होता है। पोजीशन दो प्रकार का है। तो यहाँ पे मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा, एक तो ये मूर्त और अमूर्त कब्जा, दूसरा तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा। पहला जो कब्जा है मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा, उसकी हम बात करते हैं। मूर्त कब्जा तो क्या है? भौतिक वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण। किसी भौतिक वस्तु पर वास्तविक जो नियंत्रण होता है वो कब्जा है मूर्त कब्जा। जैसे मकान है, जमीन है, मेज है, घड़ी है, इन पर जो कब्जा होता है वो मूर्त कब्जा होता है। भौतिक वस्तु पर नियंत्रण होता है, भौतिक रूप से कंट्रोल होता है। अमूर्त कब्जा कौन सा होता है? यहाँ पे भौतिक वस्तु पर वास्तविक कब्जे को छोड़ दें। किसी भौतिक वस्तु पर वास्तविक कब्जे को छोड़कर अन्य प्रकार का जो कब्जा है वो अमूर्त कब्जा कहलाता है। यानी कि वास्तविक कब्जा नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु पर जो भौतिक रूप से जो वास्तविक कब्जा है वो नहीं हो, उसके अलावा कब्जे किसी प्रकार का कब्जा हो तो वो अमूर्त कब्जे की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्गाधिकार जो है, ये लॉ ऑफ एजमेंट में आपने पढ़ा है, सुखाधिकार में पढ़ा है। मार्गाधिकार यानी मार्ग से जाने का और आने का अधिकार। यह मान सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति का खेत, दो खेत आगे है, दो खेत में से होकर उसको गुजरना पड़ेगा और वो उन दो खेतों में से होकर गुजरता है, तब जाके अपने खेत पर पहुंचता है। तो ये जो मार्ग वो यूज कर रहा है तो वो लगातार यूज कर रहा है, तो उसका मार्गाधिकार यहाँ पे बन गया है। तो ये मार्गाधिकार यानी दूसरे की भूमि से होकर जाने का जो अधिकार है वो मार्गाधिकार होता है, राष्ट्र का अधिकार। और दूसरा है प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार। जो प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार होता है वो अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं जो कि अमूर्त कब्जे की श्रेणी में आते हैं। अमूर्त कब्जे के लिए हमें आवश्यक है कि निरंतर उपयोग व उपभोग हो। ये तो अभी मैंने कहा कि मार्ग से जाने का अधिकार है, तो उसने निरंतर रूप से एक लंबे समय से उसने उस मार्ग का यूज किया है, तो वो उसका अधिकार बन जाता है हमेशा के लिए। दूसरा जो प्रकार है तात्कालिक तथा मध्यवर्ती कब्जा। एक तो हमने मूर्त और अमूर्त कब्जा पढ़ा। मूर्त कब्जा वो होता है जो किसी भौतिक वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण होता है, वो तो होता है मूर्त कब्जा। दूसरा अमूर्त कब्जा यानी वास्तविक नियंत्रण को छोड़कर किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण, वास्तविक कब्जे को छोड़कर अन्य प्रकार का जो कब्जा है वो कब्जा अमूर्त कब्जे की श्रेणी में आता है। तो इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं
तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा की बात करते हैं कि तात्कालिक कब्जा क्या होता है, मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है। प्रोफेसर सामंड इन्होंने अपने हिसाब से इस तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जे को डिफाइन किया है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीधे अर्जित करता है, कि व्यक्ति ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्वयं अर्जित करता है, यानी खुद कब्जा लेता है व्यक्तिगत रूप से, तो वो तात्कालिक कब्जा होता है। लेकिन अगर ऐसा कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से लिया जाता है तो वो मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सीधे अर्जित करता है, लेकिन जो मध्यवर्ती कब्जा होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू, दूसरे व्यक्ति के मार्फत उस पर कब्जा लेता है, वो मध्यवर्ती कब्जा है। एग्जाम्पल के लिए, व्यक्ति पुस्तक अगर स्वयं खरीदता है, बाजार जाता है, स्वयं पुस्तक खरीदता है, तो उस पुस्तक पर उसका तात्कालिक कब्जा होता है। लेकिन उसी पुस्तक को वो अपने नौकर के माध्यम से खरीदता है, तो यहाँ पे नौकर के माध्यम से वो मध्यवर्ती कब्जा कहलाएगा। कि नौकर का तो फिजिकल कब्जा है, भौतिक नियंत्रण है नौकर का, लेकिन वास्तव में जो कब्जा है, जो मध्यवर्ती कब्जा है, वो यहाँ पर उसका है। हाँ, नौकर के माध्यम से मध्यवर्ती कब्जा है। यहाँ पे नौकर के माध्यम से मध्यवर्ती कब्जा है कि नौकर पुस्तक लेने गया है, पुस्तक जैसे ही हाथ में आ जाती है, जिस व्यक्ति ने पुस्तक मंगवाई है, उस व्यक्ति के हाथ में नौकर जैसे ही पुस्तक रख देता है तो उस पर तात्कालिक कब्जा वो प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति तात्कालिक कब्जा तब प्राप्त करेगा जबकि नौकर वो किताब उसके हाथ में रख देगा, और जब तक नौकर के हाथ में वो किताब है तब तक वो व्यक्ति जिसने किताब मंगाई है वो मध्यवर्ती कब्जा रखता है उस पर। जब तक कि यहाँ पर ये मध्यवर्ती कब्जा कब तक है, जब तक कि पुस्तक व्यक्ति के हवाले नहीं कर देता है तब तक नौकर के माध्यम से मध्यवर्ती कब्जा है, और जैसे ही वो पुस्तक हाथ में आ जाती है उस व्यक्ति के तो वो तात्कालिक कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पे सामंड ने मध्यवर्ती कब्जे के 3 प्रकार बताए हैं। जो मध्यवर्ती कब्जा है उसके 3 प्रकार। सबसे पहला, ऐसा मध्यवर्ती कब्जा जिसे कोई व्यक्ति अपने नौकर या अभिकर्ता के माध्यम से अर्जित करता है। सबसे पहली चीज कि ऐसा मध्यवर्ती कब्जा जिसे कोई व्यक्ति अपने नौकर या एजेंट के थ्रू अर्जित करता है, तो कब्जाधीन वस्तु पर निजी हित का दावा नहीं करता, कब्जे को स्वामी के लिए धारण करता है। यानी कि जो व्यक्ति वास्तव में कब्जा धारण किया हुआ, चाहे वो अभिकर्ता है या चाहे नौकर है, वो निजी हित का दावा उस पर नहीं करता है और कब्जे को स्वामी के लिए धारण करता है। वो स्वयं के लिए धारण नहीं करता, कब्जे को अपने स्वामी के लिए कोई भी अभिकर्ता और नौकर धारण करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर दूसरे के लिए तथा स्वयं अपने हित के लिए कब्जा रखता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर दूसरे के लिए और स्वयं अपने हित के लिए कब्जा रखता है, यह भी मध्यवर्ती कब्जा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये एग्जाम्पल किराएदार का देते हैं हम। किराएदार मकान मालिक से किराए पर मकान लेता है, ठीक है। तो किराए पर दिए गए मकान पर मालिक का मध्यवर्ती कब्जा होता है। मालिक मध्यवर्ती कब्जाधारी है, वास्तविक कब्जाधारी यहाँ पर इस समय फिजिकल जो कंट्रोल है वो किराएदार का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि किराएदार के मार्फत मध्यवर्ती कब्जा तो रहता है उसका मकान पे, मालिक का। किसी वस्तु पर दूसरे के लिए तथा स्वयं अपने हित के लिए कब्जा रखता है,
ये जो किराएदार है वो किराएदार क्या करता है, किसी वस्तु पर दूसरे के लिए यानी मकान मालिक के लिए तथा स्वयं अपने हित के लिए, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह चाहिए, अपने हित के लिए उस पर कब्जा रखा है, किंतु वह दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व के उच्चतर हक को स्वीकार करता है। किराएदार जो है यहाँ पे वो अपने मकान मालिक का जो उससे उच्चतर हक है उसको वो हमेशा स्वीकार करता है, उसको भूलता नहीं है। तथा कब्जाधीन वस्तु भोगी जाने पर लौटाने हेतु किसी भी क्षण तैयार रहता है। यानी जो वस्तु का उपभोग उसने किया है, मकान का उसने उपभोग किया है, जैसे मकान मालिक के द्वारा मांगी जाएगी तो वापस लौटाने के लिए वो पूरी तरह से बाध्य है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि आज लोगों के मन में ऐसी बेईमानी पैदा हो गई है कि अगर किसी मकान में किसी व्यक्ति को किराएदार रख लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो उस मकान को खाली करने की मंशा नहीं रखता है, क्योंकि जब कहा गया है कि उस पर उसका कब्जा नहीं है और कब्जा हो भी नहीं सकता कानूनी अर्थ में, क्योंकि मकान मालिक उसका दूसरा है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि उसके ऊपर वो कब्जा रखने की। और जब मकान मालिक उसका मकान को खाली करने की कहता है तो वो खाली नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में या आपराधिक स्थिति बन जाती है कि मकान जो किराएदार है वो आपराधिक स्थिति में आ रहा है, वो अपराध कर रहा है, यानी कि उसने गलत काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मकान मालिक को ऐसी गतिविधि करता है उस मकान को खाली कराने के लिए जो विधि विरोधी हैं, विधि द्वारा वर्जित हैं, तो फिर वो मकान मालिक दोषी बन जाता है। तो यहाँ एक विडंबना की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो मकान मालिक जिसने पैसे लगाए हैं वो अपने मकान के लिए, अपने मकान को खाली कराने के लिए वो बार बार प्रयास करता है, लेकिन फिर भी मकान खाली नहीं हो रहा है। खाली होना चाहिए, नैतिकता की दृष्टि से, ईमानदारी से उसको खाली करना चाहिए। तो ये चीज़ दूसरी हो गई। यहाँ पे हम तीसरी बात करते हैं, विनिर्दिष्ट शर्त के पूरी होने तक। जब कोई ऐसी शर्त हो, स्पेसिफिक जो कंडीशन हो, उस कंडीशन के पूरी हो जाने तक मध्यवर्ती कब्जा रहता है। दूसरे की वस्तु पर स्वयं के हित के लिए वास्तविक कब्जा उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि विनिर्दिष्ट शर्त पूरी नहीं हो जाती। यानी कि जो विनिर्दिष्ट शर्त जो है उसके साथ जो कंडीशन लगाई हुई है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक उस पर वो कब्जा वास्तविक रूप से बनाए रखता है अपने स्वयं के हित के लिए। या फिर निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है जब तक अस्थायी दावा समाप्त होने पर लौटाने हेतु तैयार है। ऐसा दावा जो अस्थायी है वो अगर समाप्त हो जाता है तो लौटाने के लिए वो तैयार रहता है। अब हम बात करते हैं दोहरा कब्जा, समवर्ती कब्जा। ऐसा कब्जा किसी वस्तु पर एक साथ दो व्यक्तियों का कब्जा, एक ही साथ दो व्यक्तियों का जो कब्जा होता है वो समवर्ती कब्जा या फिर दोहरा कब्जा कहलाता है। सिविल लॉ के अकॉर्डिंग टू सिविल लॉ समवर्ती कब्जा, दोहरा कब्जा जो है वो किसी भी वस्तु पर एक ही समय दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता है। एक साथ दो व्यक्तियों का एक ही समय पर कब्जा नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि कब्जे की जो अनन्यता है, एक्सक्लूसिविटी, वो उसका वास्तविक मर्म है। यहाँ पे कब्जे की अनन्यता ही उसका वास्तविक मर्म है। दो अनन्य उपयोगों के दो परस्पर विरोधी दावों का एक साथ निष्पादन नहीं हो सकता है। ऐसे दो अनन्य उपयोग और दो परस्पर विरोधी दावे, उनका एक साथ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। परस्पर जो दावे हैं जो कि एक समान हैं और दो अनन्यता, कब्जे की अनन्यता है दो, तो उनका एक साथ निष्पादन नहीं हो सकता है। ये जो दशाएं दे रखी हैं इन दशाओं में समवर्ती कब्जा विद्यमान रहता है। दोहरा कब्जा इन स्थितियों में, इन दशाओं में हमेशा विद्यमान रहता है। सबसे पहले स्थिति है एक ही वस्तु पर तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जे का लाभ होना। यानी एक वस्तु पर, जैसे नौकर वाला, और मैंने एग्जाम्पल बताया था कि पुस्तक नौकर लेने जाता है तो नौकर पुस्तक खरीद के ला रहा है तो नौकर का फिजिकल कंट्रोल में तो नौकर के है, वास्तविक कब्जा तो नौकर का है,
लेकिन मध्यवर्ती कब्जा नौकर के मार्फत उस व्यक्ति का है जिसने कि नौकर से किताब मंगाई है। तो एक ही वस्तु पर तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जे का लाभ होना। दूसरा, सह स्वामियों का आधिपत्य। सह स्वामियों का आधिपत्य, जो साथ साथ जो सह स्वामी हैं उनका आधिपत्य, यानी कि दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही वस्तु पर समान रूप से कब्जा और हक। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का एक ही वस्तु पर और समान रूप से कब्जा और हक हो। जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, दो व्यक्तियों का उस पर समान रूप से हक है और समान रूप से यहाँ पे कब्जा है, तो ये सह स्वामियों का जो आधिपत्य है वो भी यहाँ पे समवर्ती कब्जे की श्रेणी में आएगा। तीसरा, एक ही भौतिक पदार्थ के संबंध में मूर्त और अमूर्त कब्जे का साथ साथ होना। ऐसी एक भौतिक पदार्थ है, उसके संबंध में बात करें, मूर्त और अमूर्त कब्जे का साथ साथ होना। मूर्त कब्जा भी है, अमूर्त कब्जा भी, दोनों साथ साथ है। एग्जाम्पल के लिए एका भूमि पर मूर्त कब्जा है। ये जो व्यक्ति है जमीन के ऊपर, भूमि पर मूर्त कब्जा यानी कि वास्तविक कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, वास्तविक कब्जा है। बी का मार्गाधिकार है। बी उस रास्ते, उसके खेत में से, उस जमीन में से जाने का अधिकार रखता है, मार्गाधिकार है। तो मार्गाधिकार यहाँ पे अमूर्त कब्जा है। तो दोनों का समवर्ती कब्जा है इस पे, उस जमीन पे, उस भूमि पर, जिस भूमि का जो मालिक है और जो रास्ते का अधिकार रखता है, उन दोनों का समवर्ती कब्जा है। अब कब्जे का अर्जन, कब्जा किस तरह से अर्जित किया जा सकता है? तो कब्जे काय प्लस धारणा से, काय और धारणा से अर्जन हेतु आवश्यक। यहाँ पे तीन विधियां हैं, तीन विधियों से कब्जे का अर्जन हो सकता है। एक बाई टेकिंग, दूसरा है बाई डिलीवरी और तीसरा है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। ग्रहण के द्वारा, परिधान के द्वारा और विधि के प्रवर्तन के द्वारा, ये तीन प्रकार से कब्जे का अर्जन हो सकता है। सबसे पहले ग्रहण द्वारा कब्जे का अर्जन देखते हैं। जब कोई वस्तु पूर्ववर्ती कब्जाधारी की सहमति के बिना प्राप्त की जाती है, कोई भी वस्तु है, पूर्ववर्ती कब्जाधारी जो व्यक्ति है उसकी बिना सहमति के कोई वस्तु प्राप्त कर ली जाती है, तो वो ग्रहण द्वारा कब्जे का अर्जन होता है। ग्रहण द्वारा ग्रहणाधिकार उचित और सदोष हो सकता है। जो यहाँ पे ग्रहणाधिकार है, ग्रहण करने का अधिकार है, वो उचित हो सकता है या फिर सदोष भी हो सकता है, दोषपूर्ण भी हो सकता है। दूसरा, परिधान के द्वारा कब्जे का अर्जन। यदि कोई व्यक्ति, यहां पर तो सहमति के बिना था, यहां पे सहमति के साथ है, बस इतना ध्यान रखो। सहमति के बिना तो ग्रहण द्वारा होता है और परिधान द्वारा जो अर्जन होता है वो सहमति और सहयोग से होता है। किसी वस्तु के कब्जे का अर्जन पूर्व कब्जाधारी की सहमति और सहयोग से करता है, तो ऐसी स्थिति में परिधान के द्वारा कब्जे का अर्जन है। अब यहाँ पर परिधान दो प्रकार से हो सकता है। जो डिलीवरी है, यहाँ परिधान से मतलब है डिलीवरी, वो दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें वास्तविक परिधान और दूसरा होता है आणविक परिधान। वास्तविक परिधान को हम दो प्रकार से बांट लेते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल डिलीवरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी कब्जाधीन वस्तु दूसरे के सुपुर्द करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने के द्वारा कब्जा धारण किया हुआ है, तो उस वस्तु को दूसरे के सुपुर्द करता है, दूसरे को दे देता है, तो वह दूसरा व्यक्ति वास्तविक परिधान द्वारा कब्जा अर्जित करेगा। अगर वो डायरेक्ट दे रहा है तो वास्तविक परिधान है। जो उसके ऊपर खुद कब्जाधीन है कोई भी व्यक्ति, और कब्जाधीन व्यक्ति खुद किसी व्यक्ति को वो परिधान करता है, सुपुर्द करता है दूसरे व्यक्ति को, तो ये वास्तविक
परिधान कहलाता है, कब्जे का वास्तविक परिधान हो गया। दूसरा है वस्तु का तात्कालिक कब्जा, तो अन्य व्यक्ति में अंतरित हो जाता है। यहाँ पे दूसरी स्थिति में कब्जे का जो तात्कालिक कब्जा है, यह वस्तु का जो तात्कालिक कब्जा है वो अन्य व्यक्ति में अंतरित हो जाता है, किंतु उस पर मध्यवर्ती जो कब्जा है पहले व्यक्ति का बना रहता है। मध्यवर्ती कब्जा पहले वाले व्यक्ति का बन रहा है। यहाँ पे जो तात्कालिक कब्जा है वो तो अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गया, लेकिन अब तक उस वस्तु पर मध्यवर्ती कब्जा पहले वाले व्यक्ति का ही बना हुआ है। जैसे पुस्तक अगर किसी अन्य को पढ़ने के लिए दी जाती है तो वो वास्तविक परिधान हो गया, लेकिन यहाँ पे उस वस्तु पर जो देने वाला जो व्यक्ति है उस देने वाले व्यक्ति का मध्यवर्ती कब्जा बना हुआ है, वो मध्यवर्ती काबिज है उस पे। दूसरा जो यहाँ पे परिधान का प्रकार है वो है आणविक परिधान। आणविक परिधान केवल मध्यवर्ती कब्जे का ही अंतरण होता है, जो मध्यवर्ती कब्जा है उसी का अंतरण होता है, वास्तविक कब्जे का अंतरण इसमें नहीं होता। ये ध्यान रखने की बात है। आणविक परिधान में केवल मध्यवर्ती कब्जे का ही परिधान होता है, वास्तविक कब्जे का परिधान नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की, और हमारे सभी जो साथी लोग हैं वो भी इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, और आप उन सब के कार्य को सम्मान दें जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक छोटा सा कार्य है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से कार्य से आप लोगों को जो सहयोग मिलेगा या जो मिल रहा है, तो वो सहयोग आपके लिए बहुत ही काम का होगा। इसको आप पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, 60% मार्क्स से ऊपर ही आए। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी की घड़ी में, महामारी के समय में आप लोग स्वस्थ रहें, आपके परिवार वाले, आपके मित्रगण, आपके मिलने वाले सभी जो सहयोगी हैं वो सारे स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं फिर आगे आपसे नई क्लास में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।